अगर आपने रिसेंटली फाइनेंशियल न्यूज़ देखी है तो आपने मार्केट जिटर्स जैसा टर्म बहुत सुना होगा, लेकिन इसका असली मतलब क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए इसका क्या मतलब है। इंडिया जैसे डायनामिक मार्केट में ये ज़रूरी है कि आप इन ग्लोबल ट्रेमर्स को समझें और कैसे ये हमारे मार्केट पर असर डाल सकते हैं, ये एनालाइज करें। आज के इस वीडियो में हम ग्लोबल इकोनॉमी के करंट स्टेट को डिमेस्टिफाई करेंगे और बताएंगे कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स फोर्सेस आपके पोर्टफोलियो को कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो यूएस में लूमिंग रिसेशन का थ्रेट हो, जापान के सरप्राइज मार्केट फॉल्स और रिकवरी हो, या फिर ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन। ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली आपके रिटर्न्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। लेकिन ये रहा एक गुड न्यूज़, अगर आप इन्फॉर्म रहते हैं और इन मार्केट मूवमेंट्स को समझते हैं तो आप ना सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बल्कि वॉलेटिलिटी से क्रिएट होने वाले अपॉर्चुनिटीज को भी फायदा उठा सकते हैं। हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल एक्सप्लोर करेंगे और उन सेक्टरों को डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, और हम ऐसे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे जो आप इस टर्बुलेंट टाइम में नेविगेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम डीप डाइव करने वाले हैं उन चीज़ों में जो आपके लिए समझनी ज़रूरी है ताकि आप कॉन्फिडेंटली मार्केट को हैंडल कर सके। मार्केट वोलेटिलिटी, ये एक टर्म है जो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसका असली मतलब क्या होता है? सिंपल टर्म्स में वोलेटिलिटी का मतलब होता है किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के प्राइस में टाइम के साथ होने वाली वेरिएशन की डिग्री। हाई वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि प्राइसेस शॉर्ट पीरियड में ड्रामेटिक स्विंग्स कर सकती है, जबकि लो वोलेटिलिटी का स्टेबल प्राइसेस को इंडिकेट करती है। इन्वेस्टर्स के लिए वोलेटिलिटी को समझना जरूरी है क्योंकि ये रिस्क और अपॉर्चुनिटीज दोनों प्रेजेंट कर सकती है। आजकल ग्लोबल मार्केट सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसका मेन कंट्रीब्यूटर यूएस में पोटेंशियल रिसेशन का ऑनगोइंग कंसर्न है। इकोनॉमिक डेटा और वीकर देन एक्सपेक्टेड जॉब्स रिपोर्ट्स ने दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी के स्लो डाउन होने का डर बिठा दिया है। जब यूएस इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती तो बाकी दुनिया इंक्लूडिंग इंडिया भी इफेक्ट होती है। एक और की फैक्टर टू करंट वोलेटिलिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो है जापान। बैंक ऑफ जापान का रीसेंट डिसीजन इंटरेस्ट रेट्स को रेस करने का, जिससे येन कैरी ट्रेड अनवाइंड हो गया। इससे ग्लोबल मार्केट में रिपल इफेक्ट क्रिएट कर दिया। बट ये कैरी ट्रेड है क्या? इस कैरी ट्रेड में इन्वेस्टर्स येन को लो इंटरेस्ट रेट पर बोरो करके हायर यील्डिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करते थे, और इसके अनवाइंड होने से काफी मार्केट में सिग्निफिकेंट सेल ऑफ्स दिख रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस पर्टिकुलरली इन द मिडिल ईस्ट इस फायर में फ्यूल ऐड कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स टेंशन में है कि ये सिचुएशन कैसे एस्केलेट होगी और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को कैसे अफेक्ट करेंगी, जो इन टर्न इन्फ्लेशन और वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करती है। इंडिया में ये ग्लोबल फैक्टर्स डोमेस्टिक कंसर्न्स के साथ कंपाउंड हो रहे हैं। इसका रिजल्ट ये है कि मार्केट एनवायरनमेंट में सडन अप्स एंड डाउन्स पॉसिबल ही नहीं, एक्सपेक्टेड भी है। सैवी इन्वेस्टर्स के लिए इन ड्राइवर्स ऑफ वोलेटिलिटी को समझना करंट मार्केट लैंडस्केप को नेविगेट करने का फर्स्ट स्टेप है। अब जब हमने ग्लोबल फैक्टर्स को अनपैक कर लिया है जो मार्केट वोलेटिलिटी ड्राइव कर रहे हैं, चलिए फोकस करते हैं कि ये फोर्सेस इंडिया स्टॉक मार्केट को स्पेसिफिकली कैसे इम्पैक्ट कर रही है। रिसेंटली हमने सेंसेक्स और निफ्टी में सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन देखी है, जहां शार्प ड्रॉप्स के बाद रिकवरीज हुए हैं। ये रोलर कोस्टर राइड लार्जली ग्लोबल इवेंट्स और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सेस के इंटरप्ले के वजह से हो रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस डायनेमिक में पिवटल रोल प्ले करते हैं। जब ग्लोबल मार्केट्स वॉबल करते हैं, एफआईआईज अक्सर इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया से फंड्स निकालते हैं जो इंडाइसेस में डिक्लाइंस लीड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए रीसेंट सेल ऑफ टू यूएस रिसेशन फियर्स और जापान के इंटरेस्ट रेट चेंजेस से ट्रिगर हुई थी। उसमें एफआईआई ने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंडियन इक्विटीज ऑफलोड किए। ये आउटलुक मार्केट पर डाउनवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करता है जो वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स को इम्पैक्ट करते हैं। दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स ने स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया है। डीआईएस पर्टिकुलरली इन मार्केट को डीपर लॉसेस से कुशन करने में मदद किया है by stepping into buy at lower levels. ये balancing act between FIIs and
PIIS क्रूशियल रहा है मार्केट की वोलेटिलिटी को मॉडरेट करने में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी मार्केट सेंटीमेंट शेप करने में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। RBI का डिसीजन कॉशियस अप्रोच मेंटेन करने का, इंटरेस्ट रेट स्टडी रखते हुए और इन्फ्लेशन को क्लोजली मॉनिटर करते हुए एक की फैक्टर रहा है इंडियन मार्केट में रिलेटिव स्टेबिलिटी मेंटेन करने में। हाउएवर, फ्यूचर रेट कट्स का क्लियर गाइडेंस की कमी ने कुछ इन्वेस्टर्स को वेरी कर दिया है, जो मार्केट की जिटरी नेचर में कंट्रीब्यूट करता है। एक और कंसर्न का पॉइंट है परसिस्टेंट इन्फ्लेशन इन इंडिया, पर्टिकुलरली फूड इन्फ्लेशन, जो इकोनॉमी स्टेबिलिटी के लिए एक बड़े चैलेंज के रूप में बना हुआ है। ऐसे वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में इन डायनामिक को समझना इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए एसेंशियल है। मार्केट वोलेटिलिटी को समझना एक चीज है, लेकिन उसको सही तरीके से नेविगेट करना एक्चुअली मैटर करता है। चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज एक्सप्लोर करते हैं जो इंडियन इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को सेफगार्ड और ग्रो करने के लिए इन टर्बुलेंस टाइम्स में अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है डाइवर्सिफिकेशन। अपने इन्वेस्टमेंट को वेरियस एसेट क्लासेस जैसे इक्विटीज, बॉन्ड्स एंड कमोडिटीज में स्प्रेड करके आप किसी एक एसेट क्लास में डाउनटर्न के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है, बॉन्ड स्टेबिलिटी ऑफर कर सकती है और कमोडिटीज जैसे गोल्ड अक्सर इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज का काम करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ इन्वेस्टेड रहना। मार्केट करेक्शन चाहे अनसेटलिंग हो, क्वालिटी स्टॉक को लोअर प्राइसेस पर खरीदने की अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले हाईलाइट किया, FMCG जैसे सेक्टर्स ने वॉलेटाइल पीरियड में रेजिलियंस दिखाई है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में मार्केट डिप्स के दौरान इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। ये भी वाइस है कि अपने पोर्टफोलियो में कुछ लिक्विडिटी मेंटेन करें। अपने एसेट के एक पोर्शन को कैश या कैश इक्विवेलेंट में होल्ड करके आप मार्केट डिप्स के दौरान बाइंग अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। हाउएवर, बैलेंस स्ट्राइक करना जरूरी है। टू मच कैश का मतलब हो सकता है कि अगर मार्केट क्विकली रिकवर करे तो आप मिस अपॉर्चुनिटीज फेस कर सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, SIPs भी वॉलेटिलिटी को नेविगेट करने के लिए एक एक्सीलेंट टूल है। रेगुलरली फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करके आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा उठा सकते हैं, जो टाइम के साथ मार्केट फ्लक्चुएशन के इम्पैक्ट को रिड्यूस करता है। यह डिसिप्लिन्ड अप्रोच इंश्योर करता है कि आप लो प्राइसेस पर ज़्यादा यूनिट्स खरीद रहे हैं और हाई प्राइसेस पर कम, जो अल्टीमेटली बेटर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स लीड करता है। लास्टली, इन्फॉर्म्ड रहे, लेकिन शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स के बेसिस पर इम्पल्सिव डिसीजन ना ले। बिग पिक्चर पर नजर रखें और याद रखें कि वोलेटिलिटी अक्सर शॉर्ट लिव्ड होती है। काम और इन्फॉर्म्ड अप्रोच मेंटेन करके आप इन टर्बुलेंट टाइम्स को नेविगेट कर सकते हैं और शायद आगे निकल सकते हैं। जैसे कि हमने एक्सप्लोर किया, मार्केट वोलेटिलिटी इंटिमिडेटिंग हो सकती है, लेकिन ये पैनिक का रीजन नहीं बनना चाहिए। ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स को समझकर और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जैसे डाइवर्सिफिकेशन, लिक्विडिटी मेंटेन करना और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रह के आप इन टर्बुलेंट टाइम्स को कॉन्फिडेंटली नेविगेट कर सकते हैं। याद रखें, वोलेटिलिटी मार्केट साइकिल का एक नेचुरल पार्ट है। आपका रिस्पॉन्स ही आपकी सक्सेस को डिफाइन करता है एज एन इन्वेस्टर। चाहे वो ग्लोबल इवेंट्स को रिपल इफेक्ट हो या हमारे अपने रिजर्व बैंक का कॉशियस अप्रोच, इन्फॉर्म रहना और कैलकुलेटेड डिसीजन लेना आपको सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि इस एनवायरनमेंट में थ्राइव करने में मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा और अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। आप कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए इस पीरियड ऑफ वोलेटिलिटी में, हमें आपसे सुनना पसंद होगा, तो कमेंट जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फॉर मोर एक्सपर्ट एडवाइस जो स्पेसिफिकली इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए टेलर्ड है, हम यहाँ हैं आपको मार्केट को समझने में मदद करने के लिए। तब तक के लिए स्टे शार्प, स्टे इन्फॉर्म्ड और कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करते रहे।